बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, साथ के साथ तैयारी करके साथ के साथ टेस्ट जरूर दीजिए ताकि आप अपने आप को इवेल्युएट करें कि आपको कितना समझ आ रहा है। बहरहाल आज का हमारा जो प्लान है वो चैप्टर नंबर 7 और 8 है। अगर मुझसे पूछे तो अभी तक जितने लेक्चर हुए हैं आज का दिन सबसे ज्यादा कीमती है, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है। न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। एओपी का है उसमें भी इसमें से टेस्टिंग होगी, बिजनेस का है उसमें से भी इसमें से टेस्टिंग होगी। तो टैक्स का पेपर बन ही नहीं सकता जब तक इनकम फ्रॉम बिजनेस आपने तैयार ना किया। यानी वो पेपर ही गलत है जिसके अंदर इनकम फ्रॉम बिजनेस से सवाल ना हो। ठीक है, और वो तैयारी गलत है जिसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस की तैयारी ना हो। अगर एक बच्चा कहता है कि सर मैंने बाकी सब कर लिया, इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं किया, तो उससे कहें कि तुम फारग हो भाई, तुमने तो मेन काम किया ही नहीं है। तो भाई फारग होने से पहले आखिरी स्टेप यह है कि आप इसकी रिवीजन क्लासेस ले लें ताकि कुछ बन जाए। सर जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस, बिजनेस क्या है? बिजनेस एक सैलरी और एक बिजनेस है। बिजनेस में आप खुद कारोबार कर रहे हैं, गुड्स बेच कर रहे हैं, या सर्विसेज दे के कर रहे हैं। दो ही चीजें हैं, या आप गुड्स बेच रहे हैं या आप सर्विसेज दे रहे हैं। बहरहाल गुड्स बेच रहे हो या सर्विसेज दे रहे हो, आप वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस में ट्रेड शामिल है, मैन्युफैक्चर शामिल है, वोकेशन शामिल है, कॉमर्स शामिल है, प्रोफेशन शामिल है। अच्छा, वोकेशन का लफ्ज शायद आपने पहले ना सुना हो, तो भाई वोकेशन इज सिनोनिम ऑफ प्रोफेशन। इसका मतलब पेशा ही होता है। सर जी, ये 5 कोई काम क्यों या कोई एडवेंचर या कंसर्न जो कि इसी नेचर का हो, वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस आएगा। द इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर क्या होगा? चार्जेबल टू टैक्स होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, एक्सक्लूडिंग इनकम कवर्ड अंडर एफटीआर। The profit and gains of any business carried on by a person at any time in a tax year. Profit and gain of any business carried on by a person at any time, तो वो भी बिजनेस में आएगा। सर, आपने प्रोफेशन से कोई पैसे कमाए, आप सीए बन जाते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के अपना दफ्तर खोल के पैसे कमाते हैं, तो वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस। सामान बेचते हैं, गुड्स बेचते हैं, वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। कारोबार कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस है। सर्विसेज दे रहे हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस है। आपने रेंट कार का कारोबार शुरू किया, हायर और लीज ऑफ टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये भी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। उसके बाद आपने बिजनेस के वजह से कोई भी पैसे कमाए, आपने बैंक से लोन लिया हुआ था और बैंक ने आपको इंटरेस्ट माफ कर दिया, तो वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। हाँ, बैंक से लोन लिया हुआ था, बैंक ने आपको लोन ही माफ कर दिया, तो वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। यानी बिजनेस से ताल्लुक से होने वाला जो फायदा है वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस है। अगर मुदारबा में मैनेजमेंट कंपनी को फीस देती है तो वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस आएगा। और प्रॉफिट ऑन डेट अगर बैंक के लिए हो तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगा, इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा। और लीज रेंटल अगर 5 इदारे, ये कल वाली बातें हैं जो अदर सोर्स में की थी, लीज रेंटल ये 5 इदारे हैं, कमर्शियल बैंक, स्केजुअल बैंक और डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, लीजिंग कंपनी, मुदारबा, ये 5 इदारे अगर किस्तों पर चीजें देकर कोई पैसे कमा रहे हैं तो वो भी इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा। और हमने कहा था कि बैंक ने अगर इन्वेस्टमेंट किया म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड प्रॉफिट ऑन डेट कमाती है और प्रॉफिट ऑन डेट कमा के बैंक को एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देती है, तो बैंक के लिए इनकम फ्रॉम बिजनेस होगा और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं होगा। सर जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस के कुछ अहम पहलू, जिसमें सबसे पहली बात है कि रेजिडेंट पर्सन इज टैक्स ऑन इट्स वर्ल्ड वाइड बिजनेस इनकम, whereas a non-resident is liable to tax in respect of its income to the extent it is Pakistan source. So resident person is taxed on his worldwide income, whereas a non-resident liable to tax in respect of income to the extent of it is Pakistan sourced. सर जी, रेजिडेंट पर्सन
वर्ल्ड वाइड इनकम पे टैक्स होगा, जबकि नॉन रेजिडेंट पर्सन इज टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स इनकम टू द एक्सटेंट इट इज पाकिस्तान सोर्स्ड। किस भाई ने कहा? जी भाई, इसका क्या मतलब है? खूबसूरत बात की है आपने, क्योंकि जो पहली क्लासेस थी उसमें मैं इसको बड़ी डिटेल से बता चुका हूँ। बहरहाल एक रेजिडेंट पर्सन होता है और एक, ये पता है रेजिडेंट पर्सन क्या होता है? जी बताइएगा क्या होता है? एक पाकिस्तान सोर्स इनकम होती है और एक फॉरेन सोर्स इनकम होती है। रेजिडेंट पर्सन पाकिस्तान से पैसा कमाए या बाहर से पैसा कमाए, उसकी इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होती है, जबकि नॉन रेजिडेंट पर्सन पाकिस्तान से पैसा कमाए तो उसकी इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान है, लेकिन अगर फॉरेन से पैसा कमाए तो उसकी इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान नहीं है। यहां पर सिर्फ इस कॉन्सेप्ट में उसने बिजनेस का लफ्ज इस्तेमाल किया। अगर बंदा रेजिडेंट होगा और वो बिजनेस कर रहा है तो भले पाकिस्तान में कर रहा है या बाहर कर रहा है, उसकी इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान होगी, ये लिखा हुआ सर। और अगर एक नॉन रेजिडेंट पर्सन बिजनेस कर रहा है तो पाकिस्तान में जो बिजनेस होगा उसकी इनकम तो टैक्सेबल इन पाकिस्तान होगी, लेकिन अगर फॉरेन में कर रहा होगा तो उसकी इनकम टैक्सेबल इन पाकिस्तान नहीं होगी, ये लिखा हुआ है सर। मैं सर अगली बात करता हूँ। इनकम फ्रॉम बिजनेस कैश बेसिस पर टैक्स होता है और एक्रूअल बेसिस, इन दोनों पे टैक्स हो सकता है। हमने इससे पहले पढ़ा है कि सैलरी रिसीट बेस पर टैक्स होती है, प्रॉपर्टी एक्रूअल बेस पर टैक्स होती है, अदर सोर्स रिसीट बेस पर टैक्स होता है, कैपिटल गेन एक्रूअल बेस पर टैक्स होता है, और आखिरी बात क्या है? आखिरी बात इसकी है कि भाईजान इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो रिसीट और एक्रूअल दोनों बेसिस पर टैक्स हो सकता है। लेकिन अगर कंपनी होगी तो उसमें ऑप्शन नहीं है, कंपनी होगी तो वो सिर्फ एक्रूअल बेस पर टैक्स होगा। सर इनकम फ्रॉम बिजनेस में से खर्चे माइनस होते हैं, तो हमने कहा था इनकम फ्रॉम सैलरी में से खर्चा माइनस नहीं होता, प्रॉपर्टी में से सिलेक्टेड खर्चे माइनस होते हैं, अदर सोर्स में से जो खर्चा हो माइनस हो सकता है, कैपिटल गेन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट माइनस होता है। सर बिजनेस में हर तरह का खर्चा माइनस हो सकता है अगर वो बिजनेस के लिए किया गया हो, सारे का सारा खास तौर पे बिजनेस के लिए किया गया हो। सर जी प्रॉफिट कहते जो प्रॉफिट आप अर्न करेंगे, द प्रॉफिट विच आर टैक्स अंडर दैट इनकम फ्रॉम बिजनेस आर द रियल प्रॉफिट एंड नॉट नोशनल प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑन डेट जो होता है वो क्या होता है? वो कहता है प्रॉफिट जो टैक्स होता है अंडर दैट इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये रियल प्रॉफिट होता है, नोशनल प्रॉफिट नहीं होता। इसका क्या मतलब है? इसकी जरा लॉजिक सुनो। सर मैंने आपको $10,000 देना था, डॉलर की कीमत 280 से कम हो गई, 270 हो गई, तो मुझे क्या हो गया? 10 रुपए का फायदा हो गया। यस और नो? सर ये नोशनल है। जब एक्चुअल में मैं आपको पे करूंगा तो वो रियल है। हम इस बिल्डिंग में मौजूद हैं, ये बिल्डिंग हमने खरीदी थी 20 करोड़ रुपए की, 7 प्लाजा बन गया, अब इस बिल्डिंग की वैल्यू होगी 30 करोड़ रुपए। तो क्या हमें 10 करोड़ रुपए का गेन हुआ है या नहीं? अकाउंटेंट कहता है रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट करता है, वो कहता है हाँ 10 करोड़ रुपए का फायदा हो गया, लेकिन टैक्स वाला कहता है ये नोशनल है, ये फर्जी है, ये आर्जी है, हम इसको नहीं मानते, फायदा हुआ बेचो, वो रियल है जो आप तक पहुंच गया। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? टैक्स वाले रिवैल्यूएशन को नहीं मानते, टैक्स वाले इंपेयरमेंट को नहीं मानते, टैक्स वाले अनरियलाइज्ड गेन को नहीं मानते, टैक्स वाले सिर्फ किस गेन को मानते हैं? रियल गेन को मानते हैं। द प्रॉफिट विच आर टैक्स अंडर दैट इनकम फ्रॉम बिजनेस आर द रियल प्रॉफिट एंड नॉट नोशनल प्रॉफिट। गेन राइजिंग फ्रॉम रिवैल्यूएशन या इम्पेयरमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट या अनरियलाइज्ड गेन और लॉस अराइजिंग फ्रॉम रिवैल्यूएशन ऑफ फॉरेन करेंसी रिलेटेड डेटर्स एंड क्रेडिटर्स नॉट टैक्सेबल। आपको अनरियलाइज गेन कभी भी इनकम में शामिल होकर टैक्स नहीं होता। अच्छा जी, अब दो तरह की रिसीट्स होती हैं, दो तरह की रिसीट्स होती हैं, एक को कहते हैं कैपिटल रिसीट और एक को कहते हैं
रेवेन्यू रिसीट। कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट होती हैं जो रूटीन में आप वसूल कर रहे होते हैं बिजनेस में। कैपिटल रिसीट्स कौन सी रिसीट्स होती हैं? जो रूटीन में आप रिसीव कर रहे होते हैं और वो इनकम में शामिल होकर टैक्स होती है। जबकि कैपिटल रिसीट कौन सी रिसीट होती हैं? कैपिटल रिसीट वो वाली रिसीट होती हैं सर जो रेगुलर रूटीन वाली नहीं होती। आपने मशीन बेचकर पैसे वसूल किए, ये कैपिटल रिसीट है। क्या इसकी इनकम पे टैक्स होगा? रेवेन्यू रिसीट की, रेवेन्यू रिसीट इनकम में शामिल होकर टैक्स होती है, लेकिन कैपिटल रिसीट इनकम में शामिल होकर टैक्स नहीं होती अनलेस लॉ खास तौर पे कहे। आपने 4 करोड़ रुपए की मशीन खरीदी, तो क्या ये मशीन इनकम में शामिल होकर टैक्स होगी? 4 करोड़ रुपए की मशीन बेची और 4 करोड़ रुपया वसूल किया, क्या ये 4 करोड़ रुपए इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा? द आंसर इज नो। हाँ, वो मशीन को बेचने पर जितना गेन कमाया वो इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। तो वो कहते हैं जो कैपिटल रिसीट होते हैं उसके बारे में देखा जाता है कानून क्या कह रहा है, लेकिन जो रेवेन्यू रिसीट होती है वो हमेशा टैक्सेबल होती है। समझ गए? ये बात लिखी हुई है सर जी। अलबत्ता उसके बाद ही उसने नीचे बताया कि ये वाली रिसीट्स हमेशा टैक्सेबल होंगी। पहली बात उसने बताई रिकॉर्ड एक्सपेंसेस की। अगर आपने कोई खर्चा किया था और वो पैसे रिकवर हो गए तो इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। अगर आपने डेप्रिशिएबल एसेट बेचा था और उसके पैसे मिले, उस पे टैक्स नहीं होगा, लेकिन जो गेन मिला उस पे टैक्स होगा। तीसरा, अगर आपने बैड डेट इनकम में से माइनस कर दिए थे और बाद में रिकवर हो गए, इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। ट्रेडिंग लायबिलिटीज, कल मैंने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में भी ये बात बताई थी। क्या कहा था? अगर 2018 में एक एक्सपेंस हुआ है, 19, 20, 21, 3 साल हो गए, आपने उस एक्सपेंस को पे नहीं किया, तो 22 में क्या हो जाएगा? सम रिसीव्ड आफ्टर डिसकंटिन्यूअस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के डिसकंटिन्यू होने के बाद जो पैसे वसूल हुए, बिजनेस के डिसकंटिन्यू होने के बाद जो पैसे वसूल हुए वो इनकम फ्रॉम बिजनेस। 19, 20 और 21, 22 में दोबारा इनकम में शामिल हो गया, 23 में अलाउड एज डिडक्शन। सर 18 का खर्चा किया था, पेबल रिकॉर्ड किया, 19, 20, 21 में पे नहीं किया, 22 में दोबारा इनकम में शामिल हो जाएगा, 23 में क्या हो जाएगा? सब्सिक्वेंटली पेड हो जाएगा। रिसीट्स, रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट की सारी बातें आपके साथ कर ली हैं। आगे चल रहा हूँ और अब अगली बात आपके साथ करनी है, यूनिट नंबर 3 जल्दी से निकाल लें ताकि वो वाली बात मैं इसके साथ कनेक्ट करके करा दूं। जी सर, टैक्स अकाउंटिंग यूनिट नंबर 3 है आपके चैप्टर नंबर 7 का। सर जी, सबसे पहली बात यह कि टैक्स वालों के मुताबिक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग दोनों यूज कर सकते हैं। टैक्स वालों के मुताबिक कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल दोनों यूज कर सकते हैं। वो कहते हैं भाईजान सबसे पहली बात है जो करना है रेगुलर बेसिस पर करो, रेगुलरली एम्प्लॉय करो उसको। दूसरी बात यह है कि अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट कर रहे हो, एक्रूअल या रिसीट दोनों कर सकते हो, लेकिन अगर कंपनी की इनकम फ्रॉम बिजनेस है तो फिर एक्रूअल करेंगे, रिसीट नहीं करेंगे। सर, an application may be made by a person to the commissioner for a change in the person's method of counting in writing. Application may be made by a person to the commissioner. अगर कोई बंदा चाहता है कि वो एक्रूअल से रिसीट या रिसीट से एक्रूअल की तरफ आ जाए तो उसे क्या करना पड़ेगा? कमिश्नर को दरखास्त देनी पड़ेगी। कमिश्नर उसकी दरखास्त को कबूल कर लेगा तो इसका जवाब है हाँ, वो देखेगा अगर नेसेसरी हुई तो उसकी दरखास्त को कबूल कर लेगा। आप एक्रूअल से रिसीट की तरफ गए हैं या रिसीट से एक्रूअल की तरफ गए हैं?
कोशिश देखना है ध्यान से, कहीं एक इनकम पे 2 बार टैक्स ना लग जाए या एक एक्सपेंस 2 बार माइनस ना हो जाए। सर नो आइटम रिलेटिंग टू इनकम और डिडक्शन इज ओमिटेड, ओमिट ना हो जाए या टेकन इनटू अकाउंट मोर देन वंस। सर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, a person accounting for income chargeable to tax under that income from business on a cash basis shall derive income when it is received and shall incur expenditure when it is paid. Accrual basis of accounting. Accrual basis of accounting. A person accounting for income chargeable to tax under that income from business on an accrual basis shall derive income when it is due to the person and shall incur expenses when it is payable by the person. सर जी accrual basis का मतलब क्या है? accrual basis का मतलब है कि सर accrual basis का मतलब है कि जब आप कमा लेंगे तब इनकम है, चाहे वसूल किए या नहीं किए। जब आप पे लाइबल हो जाएगा कि आपने पे करना है तब एक्सपेंस है, चाहे पे किए या नहीं किए। मैं आप लोगों को समझाने के लिए हमेशा एक बात बोलता होता हूँ, भैया एक्रूअल और कैश में क्या फर्क है। एक्रूअल का मतलब होता है कमाए कितने, एक्रूअल का मतलब होता है कमाए कितने, और कैश का क्या मतलब होता है वसूल कितने किए। एक्सपेंस इसी तरह ही एक्रूअल का मतलब होता है कमाए कितने और रिसीट का मतलब होता है वसूल कितने किए। अब अगर खर्चे की बात करें, एक्रूअल का मतलब होता है लायबल टू पे कितना है, और कैश बेसिस में क्या होता है एक्चुअली पे कितना किए। यार मेरा पॉइंट समझ आ गया, ये मेजर डिफरेंस है। फिर उसके बाद वो कहता है जी आप एक्रूअल और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है जितने पेबल हो गए वो एक्सपेंस है और जितने रिसीवेबल हो गए वो इनकम है। आप रिसीवेबल कब हो गए व्हेन यू आर एंटाइटल्ड टू रिसीव, और पेबल कब होगा व्हेन यू आर लायबल टू पे एंड अमाउंट कैन बी डिटरमिन्ड विद रीजनेबल एक्यूरेसी। सर ये वाली बात पहले भी किया, अगर एक लायबिलिटी थी और वो जब जिस साल इनकर हुई आपने उसका पेबल रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन वो उस साल के 3 साल के अंदर आपने उसे पे नहीं किया तो क्या कर देंगे एड बैक कर देंगे, और अगर सब्सिक्वेंटली पे कर दिया तो दोबारा इनकम में से माइनस कर देंगे। सर अगली अकाउंटिंग में वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ए प्लस बी माइनस सी। ए क्या है ओपनिंग स्टॉक, बी क्या है परचेजेस, सी क्या है क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या है, ओपनिंग वैल्यू ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी ओपनिंग वैल्यू ऑफ द स्टॉक इन ट्रेड फॉर अ टैक्स ईयर क्या होगा। सर ओपनिंग स्टॉक किसके बराबर होता है, पिछले साल के क्लोजिंग के बराबर, ये तो पता है ना। और अगर एक नया कारोबार शुरू किया तो ओपनिंग स्टॉक किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। लेकिन टैक्स में वो कहते हैं कि जब आपने कारोबार शुरू किया तो ओपनिंग स्टॉक किसके बराबर होगा, जिस दिन कारोबार का इफ्तिताह हुआ उससे पीछे जितना स्टॉक खरीदा था वो सारा ओपनिंग स्टॉक के बराबर होगा। ठीक हो गया सर। उसके बाद हम आ जाते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक किसके बराबर होगा, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पढ़ा हुआ है ना अकाउंटिंग में, सर वही होता है। फिर उसके बाद आपने स्टॉक को वैल्यू करना है तो इसके 2 तरीके हैं, एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड और दूसरा प्राइम कॉस्टिंग मेथड। एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड और दूसरा प्राइम कॉस्टिंग मेथड। पर्सन अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम chargeable to tax under that income from business on cash basis may compute the person's cost of stock in trade on prime cost method or absorption costing method, and person accounting for such income on an accrual basis shall compute the person cost of stock in trade on absorption costing method. Sir, accounting for income chargeable to tax under income from business on cash basis
may compute the person's cost of stock in trade on prime cost method and absorption cost method and person accounting for such income। वो कहता है भैया आपके पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड भी है और प्राइम कॉस्टिंग मेथड भी है, आप जिस मर्जी मेथड को इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर आप एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पर चल रहे हैं तो फिर आपके पास चॉइस नहीं है, फिर आपको कौन सा मेथड लगाना पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड लगाना पड़ेगा। और इसमें अगली बात है कि आप 5-4 FIFO मेथड यूज करते हैं स्टॉक्स के लिए, LIFO मेथड यूज नहीं कर सकते। सर जी ये सारी बातें मैंने आपके साथ कर ली, ये सारी बातें मैंने आपके साथ कर ली। अब आ जाएं कौन से खर्चे माइनस करने हैं और कौन से खर्चे माइनस नहीं करने। सर जी इनकम फ्रॉम बिजनेस जो टैक्स के मुताबिक प्रॉफिट निकलता है और जो अकाउंटिंग के मुताबिक प्रॉफिट निकलता है उसमें डिफरेंस आ जाता है। वो डिफरेंस क्यों होता है, जड़ की बात करने लगा हूं मैं ताकि आपको आज समझ आए कि बुनियादी तौर पे जो आप न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है, क्यों होता है। सर जी डिडक्शन कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिसको अकाउंटेंट ने माइनस किया होता है लेकिन टैक्स वाले कहते हैं माइनस नहीं करना था। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिसको अकाउंटेंट ने माइनस किया होता है, टैक्स वाले कहते हैं माइनस करना था। और कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जिसको अकाउंटेंट ने माइनस नहीं किया होता लेकिन टैक्स वाला कहता है माइनस करना था। ये 3 सूरतें आ गई। कुछ ऐसे करते हैं जिसको अकाउंटेंट ने माइनस किया हुआ है और टैक्स वाला कहता है माइनस नहीं करना था, तो क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। अकाउंटेंट ने माइनस किया हुआ है, टैक्स वाला कहता है माइनस करना था, इसको इग्नोर कर देंगे। अकाउंटेंट ने माइनस नहीं किया, टैक्स वाला कहता है माइनस करना था, इसको लेस कर देंगे। इसकी लॉजिक समझिए, इसकी लॉजिक समझिए। सर जब आप वर्किंग करते हैं ना, जब आप इनकम टैक्स न्यूमेरिकल हल करते हैं तो कहां से शुरू करते हैं, अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट तब निकलता है जब अकाउंटेंट ने सारे खर्चे माइनस कर दिए होते हैं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। अब अगर उसने खर्चा माइनस कर दिया और टैक्स वाला कहता है माइनस नहीं करना था तो उसे क्या कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। अकाउंटेंट ने डोनेशन का खर्चा माइनस किया, टैक्स वाला कहता है माइनस नहीं करना था, ऐड बैक कर देंगे। अकाउंटेंट ने रिपेयर का खर्चा माइनस किया, टैक्स वाला कहता है माइनस करना था, इग्नोर कर देंगे। यार टैक्स वाला कह रहा है माइनस करना था, अकाउंटेंट ने ऑलरेडी माइनस किया हुआ है, ठीक हो गया। टैक्स वाला कहता है खर्चा माइनस नहीं करना था, अकाउंटेंट ने किया हुआ है, क्या कर देंगे, ऐड। टैक्स वाला कहता है इनिशियल अलाउंस माइनस करो, अकाउंटेंट कहता है मैंने तो माइनस नहीं किया, तो आप माइनस कर देंगे। बस ये 3 बातें। चढ़ ये है कि भैया अकाउंटिंग प्रॉफिट से शुरू कर रहे हैं, अकाउंटेंट ने जो किया हुआ है, अगर टैक्स वाला भी वही कह रहा है तो फिर उसे इग्नोर कर दो। लेकिन अगर अकाउंटेंट ने खर्चा माइनस किया हुआ है, टैक्स वाला कह रहा है माइनस नहीं करना था, तो जो अकाउंटेंट ने किया उसे रिवर्स कर दो। तो मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। और अगर ऐसा खर्चा है जो अकाउंटेंट ने माइनस नहीं किया और टैक्स वाला कह रहा है माइनस करें, तो इसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। और सर समझ गए, ये असल में 3 बातें हैं और ये इसका निचोड़ है। कौन से खर्चे माइनस करने की इजाजत है, हर वो खर्चा जो बिजनेस के लिए किया गया है माइनस करने की इजाजत है।
हर वो खर्चा जो बिजनेस के लिए किया गया माइनस करने की इजाजत है। हाँ, एक इसने बात खास तौर पे कही इसी सेक्शन में कि अगर डेयरी का बिजनेस है और उसमें जानवर मर गया, डेयरी का बिजनेस है या ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर जानवर एसेट की हैसियत रखता है और प्लांट एंड मशीनरी की हैसियत रखता है और इन्वेंट्री की हैसियत नहीं रखता, यानी वहां पर जानवर से दूध निकाल कर बेचते हैं, जानवर की बेचने खरीदने का काम नहीं है। और सर समझ आ रहा है? इस केस में वो कहता है a deduction shall be allowed for any expenditure incurred by the person in a tax year wholly and exclusively for the purpose of business. Deduction equal to the amount of actual cost of animal use for the purpose of business or profession, less the amount realized in respect of carcasses or animal shall be allowed where the animal have died or become permanently useless for such purpose. Sir, एक जानवर था, मर गया, उसकी लाश 10,000 की बिकी, नेट कितने का नुकसान हो गया? 2 लाख का जानवर खरीदा था, 10,000 की लाश बिकी 1,90 का, ये एज डिडक्शन लाओ। एक जानवर है, उसकी लाश 2 लाख रुपए, एक जानवर है वो खरीदा था 2 लाख रुपए का, उसने दूध देना छोड़ दिया, अब वो किसी काम का नहीं, अब उसे जिबा करके उसका गोश्त बना के बेच देंगे। अब वो कितने का बिका है? 60,000 रुपए का। कितने का नुकसान हो गया है? ये एज डिडक्शन अलाउ होगा। ये खास तौर पे डेयरी के लिए ये सेक्शन आया है। ऐसा इदारा जहां पर एनिमल की हैसियत प्लांट एंड मशीनरी की सी हो। सर समझ आ रहा है? ले सर, inadmissible deduction, inadmissible deduction, inadmissible कहते हैं ऐसा खर्चा जो माइनस करने की इजाजत सर जी इसके कुछ पॉइंट्स हैं और ये सारे बुलेट्स जो हैं वो ये बता रहे हैं कौन कौन से खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है जिसका निचोड़ आपको बताने लगा हूं कि भैया कोई भी ऐसा खर्चा, कोई भी इनकम टैक्स या कोई भी ऐसा टैक्स जो इनकम की बेस पर कैलकुलेट हुआ है वो इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं है। अलबत्ता सेल्स टैक्स और एफईडी इनकम में से माइनस करने की इजाजत है। इनकम टैक्स इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं है, सेल्स टैक्स और एफईडी इनकम में से माइनस करने की इजाजत है। हाँ, ऐसी सेल्स टैक्स और एफईडी जो एंड कंज्यूमर को चार्ज हो गई वो इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको पैसे मिले और टैक्स कट के मिले तो जो टैक्स कटा वो इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं है। तीसरी बात मैं पहले ये करूंगा, सैलरी, रेंट, ब्रोकरेज, कमीशन, प्रॉफिट ऑन डेट, पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट, पेमेंट फॉर सर्विस और फी पेड, इन सारी चीजों के हवाले से अगर आपने पैसा दिया, एक्सपेंस किया तो खर्चा माइनस करके ये वाला इस केस में टैक्स काट के पेमेंट करनी चाहिए थी। आपने पेमेंट कर दी और इन चीजों की पेमेंट की और टैक्स भी नहीं काटा तो क्या होगा? तो भैया वो वाला खर्चा इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं हो। कोई भी फाइन और पेनल्टी है, कोई भी फाइन और पेनल्टी है, उसके वाले से कानून की खिलाफ वर्जी की है, इस वजह से फाइन और पेनल्टी लगी है, तो वो इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। जाती खर्चा, सर जी जाती खर्चा इनकम में से माइनस नहीं होता, बिजनेस में से बिजनेस का खर्चा माइनस होता है। सर एंटरटेनमेंट का खर्चा इनकम में से माइनस नहीं होता। हाँ, उसने खास तौर पे बता दिया है इस लिमिट के अंदर हो तो माइनस होता है। लिमिट क्या है? सर अगर पाकिस्तान से बाहर की एंटरटेनमेंट है तो वो किसी ट्रांजैक्शन के वाले से की गई है तो माइनस होगी, वरना माइनस नहीं होगी।
पाकिस्तान से बाहर जाने का कोई खर्चा या कोई एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है वो इनकम में से माइनस तब होगा जब वो बिजनेस ट्रांजैक्शन बताएंगे या हेड ऑफिस का खर्चा होगा। सर जी अगर फॉरेन कस्टमर्स पर कोई पाकिस्तान में खर्चा किया गया है तो वो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस से माइनस करने की इजाजत होगी। अगर बिजनेस प्रेमिसेस में कोई खर्चा किया गया है, कस्टमर के लिए बिजनेस प्रेमिसेस में कोई खर्चा किया गया है तो इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। सर अगर मीटिंग ऑफ डायरेक्टर एम्प्लॉय या शेयर होल्डर के वजह से कोई खर्चा किया गया है तो इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। सर जी नई ब्रांचेस खुली हैं और उसके लिए एंटरटेनमेंट का खर्चा किया गया है तो ये खर्चा इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। जो खर्चा भी होना चाहिए वो कारोबार से मुतल्लिका बंदे पर होना चाहिए। अगर ये वाले खर्चे किए गए हैं तो इनकम में से माइनस करने की इजाजत होगी। अगर इससे बियॉन्ड खर्चा किया गया है, वो कहता है इससे बियॉन्ड खर्चा किया गया है, इससे ज्यादा खर्चा किया गया है, इसके अलावा खर्चा किया गया तो माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। कंट्रीब्यूशन, सर जी प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुवेशन फंड, ग्रेजुएटी और पेंशन, ये वाली सारी बातें आपने सैलरी में पढ़ी थी, लेकिन सैलरी में आप लेने वाले थे, यहाँ पर आप कारोबार कर रहे हैं और यहाँ पर आप देने वाले हैं। सर जी जो इदारा दे रहा है उसके लिए वो एक्सपेंस है, तो क्या वो एक्सपेंस एज डिडक्शन अलाउ है यानी इनकम में से माइनस होगा? तो उसका जवाब है अगर रिकॉग्नाइज्ड है तो माइनस होगा, अगर रिकॉग्नाइज नहीं है तो माइनस नहीं होगा। सर जी अगर रिकॉग्नाइज्ड है तो माइनस होगा? नहीं। अगर रिकॉग्नाइज्ड है तो भी देखना पड़ेगा क्या अफेक्टिव अरेंजमेंट किए गए हैं कि टैक्स काट के पेमेंट की जाए। अगर इफेक्टिव अरेंजमेंट किए गए हैं कि टैक्स काट के पेमेंट की जाए तो माइनस होगा, वरना माइनस करने की इजाजत नहीं है। यानी दोनों शर्तें जरूरी है, रिकॉग्नाइज भी हो और इफेक्टिव अरेंजमेंट किए गए हो कि टैक्स काट के पेमेंट करेंगे तो वो वाला खर्चा माइनस करने की इजाजत होगी। सर जी अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पेंशन फंड दिया है या सुपर एनुवेशन फंड दिया है और उसमें एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन 50% से ज्यादा है तो 50% तक माइनस होगा, उससे ज्यादा वाला माइनस नहीं होगा। एनी अमाउंट कैरिड टू अ रिजर्व फंड और कैपिटलाइज इन एनी वे, सर जी आपने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की कोई ट्रांजैक्शन है रिजर्व फंड में ट्रांसफर किए हैं, सर वो सारा खर्चा माइनस नहीं होता। आपने रिजर्व फंड में पैसे डाल दिए, कैपिटलाइज कर दिए तो वो वाला खर्चा माइनस नहीं होगा। पार्टनरशिप में पार्टनर को कोई प्रॉफिट मिला, प्रॉफिट ऑन डेट मिला, रेम्यूनरेशन मिली, प्रॉफिट ऑन डेट मिला, रेम्यूनरेशन मिली, सैलरी मिली, कमीशन मिली, तो ये इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं है। कोई भी जी सर सैलरी 32,000 से ज्यादा की थी, कितने से ज्यादा की? कैश में पे की गई, इनकम में से माइनस नहीं होगा। सर 32,000 से ज्यादा की सैलरी कैश में पे की गई, इनकम में से माइनस नहीं होगा। कैपिटल नेचर का खर्चा, डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन shall be allowed in respect to depreciable asset, intangible और pre commencement expenditure। हाँ जी पूरी डिसअलाउ। अच्छा जी वो कहता है भाई डेप्रिशिएबल एसेट इनकम में से माइनस नहीं होता, अलबत्ता उसकी डेप्रिसिएशन इनकम में से माइनस होती है। लेकिन अगर आपने डेप्रिशिएबल एसेट खरीदा और उसकी पेमेंट को 5 मिलियन से ज्यादा की उसकी वैल्यू थी और उसकी पेमेंट कैश में की तो फिर डेप्रिसिएशन भी अलाउ नहीं होगी। सर ये वाली बात कही है। उसके बाद उसने कहा फार्मास्यूटिकल कंपनीज में टर्नओवर के 10% से ज्यादा मार्केटिंग का खर्चा हो तो वो भी माइनस नहीं होगा। सर जी अगर बिजनेस में कोई टैक्स पे किया गया है तो वो खर्चा माइनस नहीं होगा, सिवाय टैक्स जो एम्प्लॉय का एम्प्लॉयर पे करता है वो माइनस होगा। सर अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट गुम गया, कोई सबूत गुम गया, आपने खर्चा किया था तो वो वाला खर्चा भी इनकम में से माइनस नहीं होगा। सर जी अगली बात सुनिएगा, बात कीमती है। अगर अकाउंट बैलेंस 2.5 लाख से ज्यादा है, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन 25,000 से ज्यादा है और पेमेंट कैश में की गई है तो ये वाला खर्चा माइनस नहीं होगा। अकाउंट बैलेंस 2.5 लाख से ज्यादा,
इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन 25,000 से ज्यादा, पेमेंट कैश में की गई है। अगर ये तीनों शर्तें पूरी हो जाएं तो जो खर्चा भी किया जाएगा वो एज डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। आई कैब में सवाल आता है 2,72,000 रुपया रिपेयर कराने के लिए कैश में पे किया है, तो आपने देखा 2,72,000 की एक ही ट्रांजेक्शन, अकाउंट बैलेंस भी 2.5 लाख से ज्यादा, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन 25,000 से ज्यादा, पेमेंट कैश में भी, तो ये वाला खर्चा माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता यहां पर अब इसकी रूल की एक्सेप्शन है, अगर यूटिलिटी बिल पे किया है, जितना भी किया माइनस करने की इजाजत होगी। फ्रेट चार्जेस 25 लाख रुपए कैश में दिया, माइनस करने की इजाजत होगी। ट्रैवल फेयर माइनस करने की इजाजत होगी। पोस्टेज माइनस करने की इजाजत होगी। पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ड्यूटी, फी, फाइन और अदर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, ये माइनस करने की इजाजत होगी। ये सारा जो है ना, ये माइनस करने की इजाजत होगी। अलबत्ता अभी यहां पर लिखा है फाइन, अगर कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए कोई फाइन हुआ तो वो तो इनकम में से माइनस करने की इजाजत नहीं होती, बाज़ औक़ात तो उसके अलावा भी फाइन होता है। मिसाल के तौर पे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया और मैंने कहा कि ये घर मैं 3 माह में बना लूंगा, 4 माह हो गए अभी तक घर नहीं बना, इस केस में फाइन तो यहां भी हुआ, लेकिन ये कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हुई, तो ये वाला खर्चा माइनस करने की इजाजत होगी। इवन कैश में भी पे किया तो माइनस करते हैं। सर जी अब जरा अगली बात सुनना, अगर आपने परचेजेस किए हैं किसी ऐसे बंदे से जिसका एनटीएन नहीं बना हुआ, तो जितने की परचेजेस किए उसका 10% माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। अब ये बात खास तौर पे किस हवाले से है, अगर आपने एग्रीकल्चरल आइटम परचेज की है और किससे की है, खुद फसल उगाने वाले ग्रोअर से की है, तो ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। मिसाल ले लीजिए, आपने अगर मिडलमैन से चीनी खरीद, अगर एक शुगर मिल वालों ने गन्ना खरीदना था और उन्होंने गन्ना खरीदा किसान से, तो किसान को जब पेमेंट की तो कोई दिक्कत नहीं है, ये किसान रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन उसको पेमेंट की तो वो खर्चा माइनस करने की इजाजत होगी। लेकिन उन्होंने गन्ना खरीदा एक मिडलमैन से जिसने खरीदा था किसान से, तो मिडलमैन का एनटीएन होना जरूरी है। अगर मिडलमैन से गन्ना खरीदा और उसका एनटीएन नहीं है तो क्या होगा, तो इस केस में फिर वो एज डिडक्शन 10% एज डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। बोर्ड के पास पावर है कि वो किसी भी पर्सन को एग्जेम्प्ट कर सकती है। सर जी अब अगली बात सुनो, अब यहां पर एक वो वाला कॉन्सेप्ट आता है कि एफबीआर वाले कहते हैं कि हर इदारे में सिस्टम लगा हुआ है और आप गवर्नमेंट की ब्रांच पे जाते हैं, केक्स एंड बेक्स की ब्रांच पे जाते हैं, किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, वहां से कुछ चीज खरीदते हैं, बिल बनवाते हैं, तो रियल टाइम में वो वाली ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन जाती है हेड ऑफिस में, यस और नो। वो कहते हैं अगर ये वाले स्टोर की इंफॉर्मेशन हेड ऑफिस में जा सकती तो हमारे पास नहीं आ सकती, हमारे पास भी आनी चाहिए। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? वो कहते हैं ये वाली इंफॉर्मेशन हमारे पास भी आनी चाहिए। अगर तो इसकी का कैसे मुमकिन है कि एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में अपने सिस्टम को एफबीआर के साथ क्या कर ले, इंटीग्रेट कर ले। वो कहते हैं एफबीआर वाले चाहते हैं कि आप अपने सिस्टम को हमारे सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करें ताकि रियल टाइम में सारी इंफॉर्मेशन हम तक भी पहुंचे। और अगर आप वो इंफॉर्मेशन वो नहीं करेंगे इंटीग्रेट, अच्छा अगर आप वो इंटीग्रेट कर लेंगे तो आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। कितना? 1.5 लाख पर मशीन या एक्चुअल विच एवर इज लोअर, उसकी हद तक आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। और अगर आपने ये वाली बात चैप्टर 11 में लिखी हुई है, और अगर आपने उसको इंटीग्रेट ना किया तो क्या होगा? वो कहता है आपके जितने सेल्स की एक्सपेंसेस हैं वो एज डिडक्शन अलाउ नहीं होंगे। लेकिन ये जो डिसअलाउंस है ये 8% से ज्यादा नहीं हो सकता। Sir, 50% of the expenditure claimed in respect of sales where the taxpayer received payment exceeding
2 लाख otherwise than through a banking channel or digital means against a single invoice। वो कहता है 50% of the expenditure claimed in respect of sale where the taxpayer received payment exceeding 2 लाख। अब ये अगली बात है, वो वाली बात खत्म हो गई है। ये वो कहता है अगर आपने पेमेंट वसूल की है और वो 2 लाख से ज्यादा की पेमेंट है तो 50% of the expenditure claimed in respect of sale वो as deduction allow नहीं होगा। सर अगर आपने 2 लाख से ज्यादा कैश में पैसा वसूल किया है, आपने, अब सुनना था, मेरी एग्जांपल सुनो, 2.5 लाख की एक चीज बेची है, 2 लाख की खरीदी थी, कितने का मुनाफा हुआ था? 50,000। आपने 2.5 लाख रुपया कैश में वसूल कर लिया, वो कहता है नहीं करना था। 2 लाख से ज्यादा अगर आपने कैश में वसूल किया है तो गलत किया है। वो कहते हैं अब ये जो आपने कैश में वसूल किया है तो आपने इसके अगेंस्ट कितना एक्सपेंस क्लेम किया हुआ था, और 2.5 लाख की सेल थी तो कितना एक्सपेंस क्लेम किया हुआ था? 2 लाख। ये जितना एक्सपेंस आपने क्लेम किया हुआ था इसका 50% ये एज डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? वो कहता है अगर 2 लाख से ज्यादा की पेमेंट आपने कैश में वसूल कर ली तो फिर जो एक्सपेंस आपने क्लेम किया हुआ था उसका 50% डिस अलाउ हो जाएगा। सर समझ आ रहा है? नहीं आया समझ? आगे इस केस में फिर जाहिर बात है 1 लाख एड बैक हो जाएगा, ऐसे कह लें 1 लाख इस 50,000 में 1 लाख एड बैक होगा तो 1.5 लाख ही बनेगा। सर ये वाली बातें आपके साथ कर ली, 2 बातें रह गई हैं, बस वो करूं। और ये जो डिस्कशन मैंने आपसे बातों बातों में की, ये बड़ी कीमती थी। सर आपसे एक बात की थी, अगर आपने पेमेंट करनी है तो पेमेंट करेंगे और टैक्स काट के करेंगे। अगर आपने टैक्स ना काटा तो वो पूरा खर्चा एज डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। पढ़ाया था ये वाली बात। इस रूल की एक्सेप्शन ये है, अगर आपने रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स को परचेज किया और पेमेंट करते वक्त टैक्स नहीं काटा तो 20% अलाउ नहीं होगा, 80% फिर भी अलाउ होगा। 20% अलाउ नहीं होगा, 80% फिर भी अलाउ होगा। ये वाली बात कर आपकी थर्ड स्केड्यूल आइटम है, और शुक्र है अब आप सेल्स टैक्स पढ़ चुके हैं, रिवीन क्लास है, तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया है कि थर्ड स्केड्यूल आइटम की सीढ़िया का नाम है। अगर आप थर्ड स्केड्यूल आइटम बेच रहे हैं और आपने उसको बेचने के लिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर रखा हुआ है तो डिस्ट्रीब्यूटर को एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल होना चाहिए, और अगर वो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल ना हुआ तो आप 0.2% से ज्यादा की कमीशन उसे नहीं देंगे या वो एज डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। 0.2% तो कुछ भी नहीं गा। 1,000 रुपए के पीछे 2 रुपए की कमीशन दे सकते हैं आप, तो असल में तो आप 1,000 रुपए के पीछे 20 रुपए की कमीशन दे रहे होंगे, लेकिन टैक्स वाले आपको 20 रुपए माइनस करने की इजाजत नहीं देंगे। टैक्स वाले कितना माइनस करने की इजाजत देंगे? 0.2%। ठीक है, 2 रुपए। समझ गए सर? ये वाली बात यहां पर थी। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। चलो जी, कौन से खर्चे माइनस नहीं करने ये बता दिया। अब अगली बात ये, कौन से खर्चे माइनस करने हैं, कौन से खर्चे माइनस करने हैं। इसकी बात सुने, साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा माइनस करना है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। शर्त नंबर 1 रिसर्च का खर्चा हो, शर्त नंबर 2 बिजनेस के लिए हो, शर्त नंबर 3 पाकिस्तान के अंदर हो, तो ये वाला खर्चा माइनस करने की इजाजत है। हाँ, इसके बाद वो कहता है डेप्रिशिएबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट, इमूवेबल प्रॉपर्टी या नेचुरल डिपॉजिट मौजूद है या नहीं, कितना मौजूद है, किस क्वालिटी का मौजूद है
और कहां पर मौजूद है। अगर इसको सर्च करने के लिए कोई खर्चा किया है तो वो माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद ली तो वो माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। अगर आपने डेप्रिशिएबल एसेट या इंटेंजिबल खरीद लिया तो वो माइनस करने की इजाजत नहीं होगी। बात खत्म हो गई। सर ट्रेनिंग का खर्चा माइनस करने की इजाजत होगी अगर ट्रेनिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल से करा रहे हैं। ट्रेनिंग का खर्चा माइनस करने की इजाजत होगी अगर ट्रेनिंग करवाई जा रही है इंडस्ट्रियल वर्कर को सरकारी प्रोग्राम के तहत। ट्रेनिंग का खर्चा माइनस करने की इजाजत होगी अगर ट्रेनिंग करवाई जा रही है विद द स्कीम अप्रूव बाय द बोर्ड। सर अब अगली बात आ गई, प्रॉफिट ऑन डेट। प्रॉफिट ऑन डेट है इंटरेस्ट ऑन लोन, माइनस करने की इजाजत होगी, बिल्कुल होगी, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ वो कहता है जितना लोन बिजनेस के लिए इस्तेमाल हुआ है उतना ही इंटरेस्ट ऑन लोन भी माइनस करने की इजाजत होगी। और अगली बात है कि लीज रेंटल्स, किस्तों पर कोई चीज ली है तो लीज रेंटल माइनस करने की इजाजत होगी। यस, लीज रेंटल माइनस करने की इजाजत होगी। अब जरा बात ध्यान से सुनना, लीज रेंटल की बात छिड़ी तो मैंने कहा ये वाला एरिया साथ ही कवर करा दो। लीज में दो पार्टीज होती हैं, एक लेसर और एक लेसी। लेसी की बात करूं तो उसमें दो चीजें हैं। लेसी की बात करूं तो उसमें दो चीजें हैं। लेसी की बात करूं तो उसमें दो चीजें हैं, एक अकाउंटेंट है और एक टैक्स। लेसी अकाउंटिंग की रूह से क्या कर रहा होता है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट भी कर रहा होता है और इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस भी कर रहा होता है। लेकिन टैक्स वाला कहता है लीज रेंटल माइनस करने की इजाजत है। अच्छा जब आप न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं तो आपने क्या करना होता है, अकाउंटेंट ने जो किया उसे रिवर्स कर दो, डेप्रिसिएशन ऐड कर दो, इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड कर दो, और टैक्स वाले ने जो कहा उसे इनकॉर्पोरेट कर दो। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। तो यही आप न्यूमेरिकल में इस तरह कर रहे होते हैं, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड बैक करते हैं और लीज रेंटल क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं। लेसर की बात करने लगा हूं, अकाउंटेंट ने क्या किया होता है, इंटरेस्ट इनकम ऐड की होती है। टैक्स वाला कहते हैं लेसर डेप्रिसिएशन माइनस करेगा और लेसर लीज रेंटल को इनकम के तौर पे ऐड करेगा। अब होता क्या है, जब अकाउंटिंग की वर्किंग कर रहे होते हैं तो इंटरेस्ट एक्सपेंस जो ऐड किया होता है उसे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। लीज रेंटल को ऐड कर देंगे और डेप्रिसिएशन को यानी टैक्स वाला जो कह रहा है वो इनकॉर्पोरेट कर देंगे और अकाउंटेंट वाला जो कह रहा है उसको रिवर्स कर देंगे। समझ गए सर। ये लीज की वर्किंग थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर। सर जी एक अगला बुलेट है, ये वैसे मैं चैप्टर 8 के साथ कराता हूं लेकिन चूंकि रिवीजन क्लास है तो जो काम हो जाए वही बेहतर है, मुझे खौफ है कि बाद में मैं भूल ना जाऊं। सर जी अगर व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर हो, अगर व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर हो और क्या दिया हुआ हो, अगर व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर हो और उसकी प्रिंसिपल अमाउंट और आपने लीज पर लिया हुआ है, व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर है, लीज पर लिया हुआ है, किस्तें अदा कर रहे हैं, तो हमने पढ़ा है कि जो लीज रेंटल पे करेंगे वो एज डिडक्शन ला होगा। लेकिन अगर वो लीज रेंटल आप व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर का पे कर रहे हैं और उसका प्रिंसिपल पार्ट 2.5 मिलियन से ज्यादा है तो वो एज डिडक्शन लाओ नहीं होगा। उसका प्रिंसिपल पार्ट 2.5 मिलियन से ज्यादा है तो उस पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। आपके एओपी के न्यूमेरिकल में आजादी एंड कंपनी के नाम से न्यूमेरिकल है, उसमें इस एडजस्टमेंट को टेस्ट किया गया था। ठीक हो गया सर। उसने कहा लीज रेंटल ऑफ द व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर और लीज रेंटल ऑफ द व्हीकल नॉट अप्लाइंग फॉर हायर, इसके प्रिंसिपल पार्ट अगर 2.5 मिलियन से ज्यादा होगा तो वह एज डिडक्शन अलाउ
नहीं होगा। सर आगे चलता हूं, फाइनेंशियल कॉस्ट माइनस करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर आपने बैंक में खोला हुआ है तो बैंक के लिए जो प्रॉफिट पे किया जाता है अकाउंट होल्डर को वो माइनस करने की इजाजत है। मुदारबा वाला जो पैसे रिटर्न देता है वो माइनस करने की इजाजत होती है। लीज की सारी बात कर ली, लीज रेंटल की भी सारी बात कर ली। सर जी बैड डेट की बात आपसे करने लगा हूं। बैड डेट की अगर मैं बात करूं तो बैड डेट जो है वो एज डिडक्शन अलाउ होता है। सर अकाउंटेंट तो माइनस करता है, टैक्स वाला कहता है हाँ माइनस करने की इजाजत है अगर कुछ शर्तें पूरी हो जाए तो। शर्त कौन सी है? शर्त नंबर 1, बैड डेट एज डिडक्शन सिर्फ तब भला होता है जब पहले वो इनकम में शामिल हो गया हो। क्या मतलब? सर जी फॉर एग्जांपल जब एंट्री हुई थी, डेटर आपने सेल की एंट्री हुई, डेबिट डेटर क्रेडिट सेल, तो ये इनकम में शामिल हो चुका था। बाद में जब ये बैड हो गया तो आपने डेबिट बैड क्रेडिट डेटर कर दिया और ये वाला इनकम में शामिल था, ये इनकम में से माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने एम्प्लॉय को एडवांस दिया और एंट्री के डेबिट एडवांस टू एम्प्लॉय क्रेडिट कैश, बैड डेट था। जब डेटर जब क्रिएट किया उस वक्त इनकम में शामिल नहीं किया, बाद में जब बैड हो गया तो इनकम में से माइनस भी नहीं होगा। तो पहली शर्त यह कि बैड डेट सिर्फ वही इनकम में से माइनस होगा कि जब डेटर क्रिएट किया गया था तो इनकम में शामिल किया था। हाँ, इस रूल की एक्सेप्शन है बैंकिंग कंपनी, जिसने जब लोन दिया है कस्टमर को तब इनकम में शामिल नहीं हुआ, लेकिन जब लोन बैड होता है तो इनकम में से माइनस होता है। समझ गए? तो ये पहला पॉइंट था। बैड डेट सिर्फ वही टैक्स वाले माइनस करते हैं जिसको अकाउंटेंट ने माइनस किया होता है पहले। दूसरी बात। चौथी बात, बैड डेट सिर्फ उतना ही माइनस होगा, बैड डेट सिर्फ उतना ही माइनस होगा जितना टैक्स वालों, जितना अकाउंटेंट ने किया होगा। यानी बैड, अगर अकाउंटेंट ने 100 रुपए का बैड डेट माइनस किया तो टैक्स वाले भी बैड डेट ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का माइनस कर सकते हैं। यानी ऐसा है, हो सकता है कि बैड डेट अकाउंटेंट ने 100 का माइनस किया और टैक्स वाले के 80 का माइनस करना, तो जितना टैक्स वाले अलाउ करेंगे हम उतना ही माइनस करेंगे। सर बैड डेट में टैक्स वाले कहते हैं देयर मस्ट बी अ रीजनेबल ग्राउंड के बैड डेट हुआ है। यानी मिसाल के तौर पे आपने डेटर को फोन किया, डेटर फोन नहीं उठा रहा, आपने बैड डेट की एंट्री पास कर दी, टैक्स वाले इसको नहीं मानते। टैक्स वाले कहते हैं रीजनेबल ग्राउंड होना चाहिए, उसकी आग जल गई, उसका कारोबार खत्म हो गया, वो बंदा मर गया, इंसॉल्वेंट हो गया, कुछ भी मसला तो बताओ ना सर, तो ही बैड डेट माइनस होगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर ऑब्सोलेंस ऑफ इन्वेंट्री, कोई भी प्रोविजन हो याद रखना, ना उसे सेल्स टैक्स में मानते हैं ना उसे इनकम टैक्स में मानते हैं। तो भाई ये शर्तें पूरी होंगी तो बैड डेट इनकम में से माइनस करने की इजाजत है। और अगर बैड डेट रिकवर हो जाए तो क्या होगा? सर बैड डेट रिकवर हो जाए तो टैक्स में ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। व्हाट इज ए? कितनी अमाउंट रिकवर हुई। व्हाट इज बी? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल बैड डेट एंड अलाउड बैड डेट। जरा इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, ए होता है कि पैसे वापस मिले कितने, और बी क्या होता है? एक्चुअल बैड डेट माइनस अलाउड बैड डेट। अगर आंसर प्लस हो तो इनकम, अगर आंसर माइनस हो तो एक्सपेंस। अगर आंसर प्लस में आए तो इनकम, अगर आंसर माइनस में आए तो एक्सपेंस। सर बड़ी कीमती डिस्कशन है पेपर में, न्यूमेरिकल में इसको कैसे हल करना है। सर आमतौर पे सवाल में उसने आपको कहा होता है कि बैड डेट 100 रुपए का है और टैक्स वालों ने अलाउ किया 80 रुपए का, तो आप जब न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं तो अकाउंटिंग प्रॉफिट से शुरू कर रहे होते हैं। आपको पता है अकाउंटिंग प्रॉफिट में अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग एक्सपेंस माइनस कर दिया होता है, उसको क्या कर देंगे? ऐड बैक कर देंगे। और टैक्स वाले ने जितना अलाउ किया उसको क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। न्यूमेरिकल बैड डेट ईयर 2, अकाउंटिंग प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट
अकाउंटिंग, अच्छा ये ईयर 2 है, यानी बैड डेट रिकवर्ड है, बड़ी ध्यान से देखना। बैड डेट रिकवर्ड की अकाउंटेंट एंट्री क्या करता है? जैसे ही बैड डेट रिकवर होता है ना, अकाउंटेंट फौरी तौर पे कर देता है डेबिट, उसको रिकवरी कैश कर देता है, और क्रेडिट बैड डेट रिकवरी यानी उसे इनकम के तौर पे बुक कर देता है। जब हमने न्यूमेरिकल में लेके आना है तो याद रखना अकाउंटिंग प्रॉफिट उसने इनकम के तौर पे ऑलरेडी रिकॉर्ड किया होगा। पहला काम ये करो कि बैड डेट रिकवर्ड के तौर पे इसको तो माइनस करो, जितना बैड डेट रिकवर्ड है सबसे पहले क्या कर दो, माइनस कर दो। और फिर ये माइनस करने के बाद अगला स्टेप क्या करना है, जितना ए माइनस बी के रूल के मुताबिक बन रहा है उसको इनकॉर्पोरेट कर दो। प्लस में आ रहा है तो प्लस में लिखो, माइनस में आ रहा है तो। न्यूमेरिकल में इस तरह हल होता है, न्यूमेरिकल में इस तरह से हल होता है बैड डेट की ये एडजस्टमेंट सी मैंने आपको बता दी। तो सर चैप्टर नंबर 7 में मैंने आपको सब कुछ करवा दिया है, चैप्टर नंबर 7 में मैंने सब कुछ करवा दिया है। जल्दी से एक बार देख लीजिए फिर आगे चलता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी ये चैप्टर नंबर 8 शुरू करा रहा हूँ मैं यहाँ पर, और चैप्टर नंबर 8 में सबसे पहली बात है डेप्रिशिएबल एसेट क्या होता है। ऐसा एसेट जो बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रहा हो, यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा हो, और वेयर एंड टेयर की वजह से वैल्यू कम होती हो। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? Normal useful life exceeding 1 year, likely to lose value due to normal wear and tear, used wholly or partly by person in deriving income from business chargeable to tax. Sir, अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि डेप्रिशिएबल एसेट क्या होता है, तो अगली बात ये कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एज डिडक्शन अलाउ होता है। और अगली बात यह है कि अगर कोई ऐसा डेप्रिशिएबल एसेट जो एज डिडक्शन अलाउ हो जाए, यानी इनकम में से माइनस हो जाए, तो फिर वो डेप्रिशिएबल एसेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो एसेट ही नहीं होगा, वो तो सारा क्या हो गया होगा, एक्सपेंस आउट हो गया होगा। सर जी अगली बात ये है, अगर डेप्रिशिएबल एसेट जॉइंटली ओन्ड बाय टैक्स पेयर हो, एक डेप्रिशिएबल एसेट फॉर एग्जांपल गाड़ी खरीदी किसने, अली इमरान ने और मिजान बैंक ने, इस्लामिक बैंक ने, किस अरेंजमेंट के तहत, मुशारका अरेंजमेंट के तहत, तो टैक्स पेयर को यानी अली इमरान को उस गाड़ी का मालिक समझा जाएगा और अली इमरान को डेप्रिसिएशन अलाउ होगी। मेरा पॉइंट समझा रहा है? पूरी डेप्रिसिएशन। वो कहता है अगर एक एसेट जॉइंटली ओन्ड बाय टैक्स पेयर एंड इस्लामिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और उससे उसने मुशारका फाइनेंसिंग के जरिए खरीदी, तो डेप्रिसिएबल एसेट को ट्रीट किया जाएगा जैसे वो टैक्स पेयर की मलकियत है, डेप्रिसिएशन उसको अलाउ होगी। सर जी डेप्रिसिएबल एसेट की डेफिनेशन में बार बार स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट का लफ्ज आया है। स्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट क्या है जरा ये भी सुन लें। सर स्ट्रक्चर की इंप्रूवमेंट, आपके गांव और शहर में जो फर्क है ना, वो सारा स्ट्रक्चर का फर्क है, रोडों का फर्क है, रेलवे ट्रैक का फर्क है, क्या कहते हैं हवाई जहाज एयरपोर्ट का फर्क है, फ्लाईओवर है, टनल है, फेंस है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ये सब कुछ क्या है, स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट है। एक बार इसको देख लीजिएगा। सर डेप्रिसिएशन का तरीकेकार क्या है? टैक्स में याद रखिएगा स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिसिएशन नहीं होती। टैक्स में किस मेथड के जरिए डेप्रिसिएशन होती है? WDV के जरिए डेप्रिसिएशन। और क्या रेट होता है सर जी? या बिल्डिंग का 10, एयरक्राफ्ट और IT का 30, बाकी सबका 15। लेकिन आप ये एक जनरल रूल है, आपने इसके मुताबिक नहीं चलना। पेपर में आखिरी सफे पर डेप्रिसिएशन रेट दिया होगा, उसके मुताबिक चलना है। और अक्सर उसने ऐसा रेट दिया होता है जो हट गया होता है, और आप पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं और पीछे सफा पलट के नहीं देखते कि उसने रेट क्या दिया, और वो गलत हो जाता है। सर जी डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट से ज्यादा तो नहीं हो सकती, और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या हो जाएगा?
डिसअलाउड हो जाएगा इन ऑल रेलिवेंट टैक्स ईयर वेयर एट द टाइम ऑफ पेमेंट अगेंस्ट परचेज ऑफ एसेट रिक्वायर विद होल्डिंग टैक्सेस। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने पेमेंट कर दी है कैश में जो कि नहीं करनी चाहिए थी, तो फिर उस एसेट की डेप्रिसिएशन तो लाओ नहीं होगी। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि फुल ईयर नील ईयर का कॉन्सेप्ट होता है। जिस साल एसेट खरीदा उस पूरे साल की डेप्रिसिएशन, जिस साल एसेट खरीदा उस साल कोई डेप्रिसिएशन होती ही नहीं। सर अगली बात कर लेते हैं, WDV। WDV कैसे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट माइनस इनिशियल अलाउंस, और अगर नया एसेट है तो, और अगर पुराना है तो कॉस्ट माइनस इनिशियल अलाउंस माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर WDV ऐसे कैलकुलेट करते हैं। WDV होती क्या है? ये वो वैल्यू होती है जिस पर डेप्रिसिएशन रेट अप्लाई करते हैं तो डेप्रिसिएशन निकलती है। अच्छा जी, फिर उसके बाद एक छोटी सी उसने पॉइंट बताया, बस जरा मैं चाहता हूं मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं। वो कहता है अगर फॉर एग्जांपल 2023 में एक एसेट खरीदा 100 रुपए का, उसकी डेप्रिसिएशन भी चार्ज की 10 रुपए और उसकी WDV रह गई 90 रुपए। 2024 में हुकूमत ने ऐलान कर दिया कि 2024 में इस कंपनी की इनकम एग्जेम्प्ट होगी। तो जब इनकम ही एग्जेम्प्ट होती है तो फिर उस साल की कोई इनकम भी नहीं कैलकुलेट होगी, डेप्रिसिएशन भी नहीं कैलकुलेट होगी। अच्छा 2025 आ गया, 2025 में डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो कहता है चूंकि 2024 में तो इनकम एग्जेम्प्ट थी और उससे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज की गई थी 2023 में, तो कहता है 2025 में डेप्रिसिएशन ऐसे कैलकुलेट करेंगे जैसे 2024 में नॉर्मली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की गई हो। वो मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर ये वाली बात उसने कही थी। फिर उसके बाद एसेट पार्टली यूज वाली बात भी आपको बता ही दें, वो सबसे पहले आ गए थे। सर जी ये जरा देखिएगा, एक एसेट है जिसकी मालियत क्या है 10 लाख रुपए, 60% बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है, 40% बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो भाई एसेट जिसकी डेप्रिसिएशन थी, एसेट जिसकी डेप्रिसिएशन थी 1 लाख, साथ जितने परसेंट है, तो उर्दू में भी लिखा हुआ है, जितने परसेंट एसेट बिजनेस में इस्तेमाल होगा उतने परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। और सर समझ आ गया? चलो अगली बात सुनो, डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, WDV कैसे कैलकुलेट करेंगे? WDV कैलकुलेट करेंगे 1 लाख माइनस 10 लाख माइनस 1 लाख। अब ये WDV पूरी डेप्रिसिएशन लेस करेंगे जो अलाउड है या अलाउड। वो कहता है WDV ऐसे कैलकुलेट करेंगे जैसे ये एसेट सारे का सारा बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है। समझ गए? WDV ऐसे कैलकुलेट करेंगे जैसे ये एसेट सारे का सारा बिजनेस में इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे बात कर लो। तीसरे नंबर पे बात कर लो। तीसरे नंबर की ये बात है कि भैया अगर एसेट बेच दिया, अगर एसेट बेच दिया, लेट्स से जब आपने एसेट बेचा है तो उसमें WDV में से जो डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं थी उसे ऐड बैक कर देंगे। जो एसेट बेचा है, सर जी आपने एसेट बेचा है 9,80,000 रुपए का, WDV क्या थी? ये 1 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन भी लेस की थी और WDV थी 8,10,000 रुपए। इसमें ऐड क्या कर दिया? वो वाली डेप्रिसिएशन जो अलाउड नहीं थी वो ऐड कर दी, तो WDV निकल आई और उससे गेन लॉस निकाल लेंगे। समझ गए? सर ये वाली बात भी आपके साथ डिस्कस हो गई। टोटल डिडक्शन कितनी हो सकती है? एक एसेट 100 रुपए का था तो डेप्रिसिएशन ज्यादा से ज्यादा कितनी माइनस हो सकती है? 100 से ज्यादा की तो डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हो सकती। सर गेन एंड लॉस, वो कहता है इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, आपको वैसे भी पता है। आपने जितने का एसेट बेचा
माइनस कितने की WTV थी, आंसर प्लस में आया तो गेन है, गेन होगा तो टैक्सेबल होगा। आपने एसेट जितने का बेचा उसमें से WTV लेस करे, अगर आंसर माइनस में आया तो लॉस है और एज डिडक्शन अलाउ होगा। सर लीज एसेट की डेप्रिसिएशन के बारे में उसने कहा कि जो लेसर होता है, जो बैंक होता है, उसको वो डेप्रिसिएशन या इनिशियल अलाउंस इनकम में से माइनस करने की इजाजत होती है, और वो बेसिकली वो लीज रेंटल में से वो डेप्रिसिएशन माइनस करता है। सर ये सारी बातें मैंने आपके साथ डेप्रिशिएबल एसेट वाली कर दी। एक अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है, एक दो बार शायद आपने नोट भी किया हो कि मैंने इस टर्म को यूज किया कि व्हीकल प्लाइंग फॉर हायर और व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर। जिन बच्चों को नहीं पता कि व्हीकल प्लाइंग फॉर हायर और व्हीकल प्लाइंग फॉर हायर क्या होता है तो जरा डिस्कस कर लेते हैं। ऐसी व्हीकल जो कि किसी इदारे के लिए प्लांट एंड मशीनरी की हैसियत रखती है और रेवेन्यू जनरेट करती हो, इसको कहते हैं व्हीकल प्लाइंग फॉर हायर। जैसा कि डेवो, TCS या ट्रांसपोर्टेशन कंपनी। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये क्या है? ये इन इदारों के लिए व्हीकल प्लाइंग फॉर हायर होती है, रेवेन्यू जनरेट करती है। हाँ व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर है, जैसा कि हमारा SBI, नेस्ले अपने एम्प्लॉयज को पिक एंड ड्रॉप देता है, SBI स्टूडेंट्स को पिक एंड ड्रॉप देता है, और पैसा लेने छोड़ने से तो नहीं ना कमा रहे, पैसा तो पढ़ाने से कमा रहे हैं, पैसा तो मैन्युफैक्चरिंग से कमा रहे हैं नेस्ले। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? उस इदारे के लिए ये व्हीकल क्या होती है? नॉट प्लाइंग फॉर हायर होती है। असल मसला तब बनता है जब टैक्स वाले कह देते हैं कि हम नहीं मानते व्हीकल की मैक्सिमम अलाउड कॉस्ट 7.5 मिलियन। व्हीकल की मैक्सिमम अलाउड कॉस्ट कितनी है? 7.5 मिलियन। तो अब अगर एक बंदे ने 10 मिलियन की व्हीकल खरीदी है तो अकाउंटेंट ने तो उसके मुताबिक 10 मिलियन का 15% लेके कहने के डेप्रिसिएशन कितनी है? 15 लाख। जबकि टैक्स वाले कहते हैं कि मैक्सिमम अलाउड कॉस्ट कितनी है? 7, तो 7.5 मिलियन का 15% किया तो कितना बना? 11,25,000। तो अब जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो अकाउंटेंट ने तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन माइनस की होगी, हम उसे ऐड बैक करके टैक्स वाली माइनस करेंगे। समझ गए? सर जी मैक्सिमम अलाउड कॉस्ट कितनी है? 7.5 मिलियन इन केस ऑफ व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर। सर अब अगली बात सुन ले, अगर व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर है और उसको हमने खरीदा था 7.5 मिलियन से ज्यादा का और हमने उसको बेच दिया तो गेन लॉस कैसे निकालेंगे? तो उसने कहा जब आपने उसको बेच दिया तो आप एक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे सेल प्रोसीड को कैलकुलेट करते हुए। कौन सा फॉर्मूला है? अलाउड कॉस्ट ओवर एक्चुअल कॉस्ट इनटू सेल प्रोसीड। एक एग्जांपल लीजिए, आपने 10 मिलियन की गाड़ी खरीदी थी, 9 मिलियन की बेच दी। 10 मिलियन की खरीदी थी और 9 मिलियन की बेच दी। ईयर 1 में खरीदी थी, ईयर 3 में बेची। वो कहता है सेल प्रोसीड कैसे कैलकुलेट करेंगे? अच्छा अब चूंकि ये व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर है और इसकी कॉस्ट 7.5 मिलियन से ज्यादा है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अलाउड कॉस्ट 7.5 डिवाइडेड बाय एक्चुअल कॉस्ट 10 मिलियन मल्टीप्लाई बाय सेल प्रोसीड 9 मिलियन, तो 6.75। ये क्या आ जाएगा? 6.75। ये क्या निकला है हमारा? ये सेल प्रोसीड निकल आई है। कॉस्ट कैसे लेंगे? वो कहते हैं कॉस्ट सादा ही निकालेंगे। कॉस्ट जैसे 7.5 मिलियन की कॉस्ट लेकर उस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके कॉस्ट निकाल लेंगे। तो भाई सेल प्रोसीड आ गया, अलाउड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट इनटू सेल प्रोसीड, और फिर लास्ट क्या आ गया? WDV assuming cost is 7.5 मिलियन। सर जी ये मैंने आपको ये तीनों बातें बता दी। कीमती कॉन्सेप्ट्स को मैंने 3 लाइनों में लिख के फारिग कर दिया है। अगर आप इसको पढ़ें समझें तो ये आराम से कवर हो सकता है। वो तो जाहिर बात है ना, वो तो पहली बात हमने वैसे भी गाली दी हुई है। सर अगली बात सुन लो, अगर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको आपने बेच दिया और सेल प्रोसीड ग्रेटर देन कॉस्ट है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का डिस्पोजल है, सेल प्रोसीड ग्रेटर देन कॉस्ट है
कॉस्ट, तो फिर क्या करेंगे, कॉस्ट को सेल प्राइस के बराबर ले लेंगे और इस केस में जो गेन आएगा वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बराबर होगा। सर अगर रिमूवेबल प्रॉपर्टी को बेचा और सेल प्रोसीड ग्रेटर देन कॉस्ट है तो कॉस्ट को सेल की प्राइस ले लेंगे और गेन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बराबर आएगा। डेप्रिशिएबल एसेट एक्सपोर्टेड आउट ऑफ पाकिस्तान, where a depreciable asset that has been used by the person in Pakistan is exported or transferred out of Pakistan, the person shall be treated as having disposed of the asset at the time of export. सर अगर डेप्रिशिएबल एसेट था और उसे एक्सपोर्टेड आउटसाइड पाकिस्तान किया गया है तो सेल प्रोसीड को कॉस्ट के बराबर लेंगे। यहाँ पे फर्क है, इससे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी थी तो कॉस्ट को सेल प्रोसीड के बराबर लिया था, अब ये एक्सपोर्ट ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट है तो सेल को कॉस्ट के बराबर ले लेंगे। अलबत्ता गेन हमेशा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बराबर ही निकलेगा। सर ये तीन कॉन्सेप्ट एग्जामिनर के बड़े फेवरेट है और पूछता है, लाजमी इनमें से पूछता है। सर जी ये सारी बातें मैंने आपके साथ कर दी, अब अगली बात करने लगा हूं और वो अगली बात है डेप्रिशिएबल एसेट दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट और एक को कहते हैं अदर डेप्रिशिएबल एसेट। उसने कहा कुछ ऐसे डेप्रिशिएबल एसेट हैं जो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होते यानी अदर डेप्रिशिएबल एसेट होते हैं, जैसे व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर, फर्नीचर एंड फिक्सचर, प्लांट एंड मशीनरी जो सेकंड हैंड होता है, प्लांट एंड मशीनरी जो पाकिस्तान में पहली बार इस्तेमाल हुआ है, ऑलरेडी इस्तेमाल हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी जिसकी एंटायर कॉस्ट, प्लांट एंड मशीनरी जिसकी डिडक्शन अलाउड हो गई है एंटायर कॉस्ट की, और इमूवेबल प्रॉपर्टी। सर जी ये पांच चीजें ऐसी हैं जो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं है। जो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट होता है उस पर इनिशियल अलाउंस माइनस होता है, जो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होता उस पर इनिशियल अलाउंस माइनस नहीं होता। तो बुनियादी तौर पर ये वो लिस्ट है जिस पर इनिशियल अलाउंस माइनस नहीं होता। व्हीकल नॉट प्लाइंग फॉर हायर, फर्नीचर एंड फिक्सचर, प्लांट एंड मशीनरी जैसे जो पाकिस्तान में पहले इस्तेमाल हो चुका हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी जिसकी एंटायर कॉस्ट माइनस हो चुकी हुई है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये वो चीजें हैं जो एज डिडक्शन अलाउ नहीं होता। ये वो सारी चीजें हैं जिस पर इनिशियल अलाउंस नहीं मिलेगा। अच्छा अगर इनिशियल अलाउंस मिले तो क्या होता है, वो कहता है हर वो बंदा जो एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट खरीदता है पहली बार तो उसे इनिशियल अलाउंस मिलेगा, प्रोवाइडेड दैट द एसेट इज यूज्ड बाय द पर्सन फॉर द पर्पस ऑफ हिज बिजनेस फॉर द फर्स्ट टाइम और द टैक्स ईयर इन विच द कमर्शियल प्रोडक्शन। सर पाकिस्तान में पहली बार एक एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट इस्तेमाल हुआ तो उस पर इनिशियल अलाउंस मिलेगा, कब, जब वो इस्तेमाल हुआ या जब कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, विच एवर इज लेटर। सर कितना होगा इनिशियल अलाउंस, कॉस्ट का 25%, कॉस्ट का 25% होगा। क्या ये लेसर को भी मिलेगा? हाँ जी ये लेसर को भी मिलेगा और लीज रेंटल में से माइनस करने की इजाजत होगी। सर इनिशियल अलाउंस मिलने से क्या होता है, सुनना, कॉस्ट थी 100 रुपए, सबसे पहले इनिशियल अलाउंस लेस होता है, फिर डब्ल्यूटीवी बनती है और फिर डब्ल्यूटीवी के हवाले से फिर डेप्रिसिएशन निकलती है। ठीक हो गया। सर जी मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, अक्सर उसने सवाल में आपको डाटा दिया होता है, वो कहता है आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो, 4-5 एसेट्स उसने दिए होते हैं और फिर कोई एसेट खरीदा भी होता है कोई बेचा भी होता है, तो हमेशा उसको कैसे करते हैं, आपने हमेशा क्लोजिंग डब्ल्यूटीवी ले लेनी है और उसमें डिस्पोजल जो एसेट बेचे हैं उसको क्या कर देना है, लेस कर देना है, और फिर जो एसेट खरीदे हैं उसमें से देखना है कोई एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट है या नहीं है। अगर एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट होगा तो इनिशियल अलाउंस लेस करने के बाद वाली फिगर ऐड करनी है, और अगर एलिजिबल डेप्रिशिएबल एसेट नहीं होगा तो एज इट इज उसको ऐड कर देना है, फिर जो फाइनल फिगर आएगी उस पर रेट लगाना है डेप्रिसिएशन का, तो डेप्रिसिएशन निकलेगी। समझ गए? तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसको देख लीजिएगा। इंपोर्ट के केस में अलाउड है, अदर
जी जी, ये बात आपको पता है, वैसे आप पूछ रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ सर जी। फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान जो एसेट खरीदा गया, फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान जो एसेट आया है पाकिस्तान, यानी मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में एक नई मशीनरी थी, उस पर नीचे अलाउंस मिलेगा। दुबई से एक मशीन इंपोर्ट किया सेकंड हैंड, उस पर भी मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो पहली बार है ना। तो सर समझ आ रहा है? तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, पाकिस्तान में जो पहली बार इस्तेमाल हुई। सर जी अब आगे चल रहा हूँ और इनटेंजिबल्स की बात करूं। अगर मैं इनटेंजिबल की बात करूं तो वो कहता है भाई इनटेंजिबल, उससे 16 आइटम्स लिख दिए हैं, ये 16 आइटम्स इनटेंजिबल्स होंगी। इनटेंजिबल वो होता है जो कि जिसकी यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा हो और सेल्फ जनरेटेड ना हो, या एडजस्टमेंट इन द एंड अकाउंटिंग एंट्री की वजह से ना बनाया हो, यानी एक्चुअल में पैसे दे के खरीदा हो, वो इंटेंजिबल होता है। इंटेंजिबल के केस में अमोर्टाइजेशन होती है, जिस तरह डेप्रिसिएशन होती है ना टेंजिबल के केस में, इस तरह इंटेंजिबल के केस में अमोर्टाइजेशन होती है। और इंटेंजिबल सिर्फ तभी होता है जब इंटेंजिबल हमेशा स्ट्रेट लाइन बेसिस पर अमोर्टाइज होता है। और कब होता है? अगर वो इंटेंजिबल की यूजफुल लाइफ 1 साल से ज्यादा हो और वो इंटेंजिबल बिजनेस के लिए इस्तेमाल हो रहा हो। सर याद रखिएगा, अगर वो इंटेंजिबल 100 रुपए का था और वो पूरा 100 ही एज डिडक्शन ला हो गया तो फिर अमोर्टाइजेशन तो नहीं होगी। सर इंटेंजिबल की जितनी अमोर्टाइजेशन है वो कॉस्ट से ज्यादा नहीं हो सकती, ये वाली बात तो आपको भी पता है, अंडरस्टूड है। स्ट्रेट लाइन मेथड सर जी इंटेंजिबल, डेप्रिसिएशन हमेशा WTV मेथड होता है और इंटेंजिबल हमेशा स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। और स्ट्रेट लाइन मेथड में कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ ली जाती है, तो कॉस्ट तो आपको पता होगी और बताई होगी, और यूजफुल लाइफ क्या होगी देखा जाएगा। यूजफुल लाइफ पेपर सवाल में दी हुई है या नहीं? अगर सवाल में यूजफुल लाइफ दी हुई है और वो 15 साल तक है तो हम 15 साल तक लेंगे, और अगर वो 15 साल से ज्यादा है तो भी 15 साल लेंगे, और अगर नहीं बताया हुआ तो भी 15 साल ही लेंगे। सर जी आपने अमोर्टाइजेशन कैसे कैलकुलेट करनी है? A over B. Now what is A? कॉस्ट। व्हाट इज बी? यूजफुल लाइफ। सर जी हाँ, यहां पर एक खास बात यह है कि डेप्रिसिएशन के केस में फुल ईयर नील ईयर का कॉन्सेप्ट होता है, फुल इन द ईयर ऑफ परचेज, नील इन द ईयर ऑफ सेल। इंटेंजिबल के केस में होता है प्रोपोर्शनेट इन द ईयर ऑफ परचेज, नील इन द ईयर ऑफ सेल। जिस साल इंटेंजिबल बेचा उस साल तो कोई अमोर्टाइजेशन नहीं होगी, लेकिन जिस साल इंटेंजिबल खरीदा उस साल पूरे साल की नहीं, जितने डेज वो अवेलेबल रहा उतने डेज की अमाउंटाइजेशन कैलकुलेट करते हैं। तो याद रखिएगा प्रोपोर्शनेट होता है और नंबर ऑफ डेज की बेस पे होता है, यानी आप पूरे साल की अमाउंटाइजेशन कैलकुलेट करके फिर जितने नंबर ऑफ डेज वो अवेलेबल रहा वो बी है, टोटल नंबर ऑफ डेज इन द ईयर वो सी है। कुछ लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी 1 अप्रैल को आपने खरीदा है तो आपने 3/12 नहीं करना, आपने नंबर ऑफ डेज की बेस पर करना है। सर जी ये बात भी आपको पता है, अगर आपने इंटेंजिबल बेचा, सेल प्रोसीड ज्यादा है, WTV कम है तो गेन आ जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, और अगर सेल प्रोसीड कम हो WTV ज्यादा हो तो लॉस आ जाएगा, वो एज डिडक्शन अलाउ होगा। सर यूजफुल लाइफ 15 साल से कम हो तो एक्चुअली, हाँ जी, अगर 15 से ज्यादा तो भी 15 ही ले, और अगर ना पता हो तो भी 15 ही ले। सर जी अगली बात सुनना, इंटेंजिबल अगर पार्टली फॉर बिजनेस और पार्टली फॉर नॉन बिजनेस यूज हो रहा हो तो क्या करेंगे? सर जी एक इंटेंजिबल है, कितने का? 10 लाख का लिया है, 60% बिजनेस में इस्तेमाल और 40% बिजनेस में इस्तेमाल नहीं हो रहा। यूजफुल लाइफ अगर 10 साल है तो कितनी अमाउंटाइजेशन बनी? 1 लाख। तो 60% बिजनेस में से माइनस होगा और 40% माइनस, और ये तो भी पड़ा है ना, जितने परसेंट एसेट बिजनेस में इस्तेमाल होगा उतने परसेंट डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन माइनस होगी। अब अगली बात सुनो, WTV ऐसे कैलकुलेट करेंगे जैसे ये एसेट ओनली फॉर बिजनेस था, ये भी पता है, इसमें भी कोई फर्क नहीं है। हाँ तीसरी बात जरा ध्यान से देखना, लो सर तीसरे साल है हमने इंटेंजिबल बेच दिया,
तो हमने डेप्रिशिएबल में बताया था कि WDV में ऐड बैक कर देंगे, डेप्रिसिएशन नॉट अलाउड, याद है ना। इंटेंजिबल में अमोर्टाइजेशन नॉट अलाउड, ऐड बैक नहीं होती। समझ आ गई? ये मेजर एक डिफरेंस है। आपको बताता चलूं, अगर इनिशियल अलाउंस हो पार्टली फॉर बिजनेस और पार्टली फॉर नॉन बिजनेस, तो इनिशियल अलाउंस का क्या होता है? सवाल है ना, इसका जवाब इनिशियल अलाउंस हमेशा पूरा ही माइनस होता है। हाँ जी, प्री कमेंसमेंट, प्री कहते हैं पहले, कमेंसमेंट कहते हैं शुरू होने का। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर का मतलब है a person shall be allowed a deduction for any pre-commencement expenditure at the rate of 20 per annum on straight line. Pre-commencement expenditure. A person shall be allowed a deduction for any pre-commencement expenditure at the rate of 20% per annum on straight line. 20% के हिसाब से कोई ऐसे खर्चे, कौन से खर्चे हैं जरा पहले वो देख लेते हैं। प्री पहले कमेंसमेंट शुरुआत के सर फिजिबिलिटी स्टडी होती है, प्रोटोटाइप मॉडल्स क्रिएट किए जाते हैं, ट्रायल प्रोडक्शन एक्टिविटी होती है, ये सारे काम होते हैं शुरुआत कारोबार का इफ्तिताह करने से पहले। तो ये जो इफ्तिताह करने से पहले के सारे खर्चे, इनको प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। और प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर सीधे सीधे पूरे माइनस नहीं होते, बल्कि 20% स्टेट लाइन बेस पर माइनस होते हैं। और ये भी प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर की अमोर्टाइजेशन होती है 20% के हिसाब से। एक बात ये, दूसरी बात ये कि प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर की जो अमोर्टाइजेशन है वो एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा नहीं होगी, ये भी आपको पहले ही पता है। और अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो पहले ही एज डिडक्शन ना हो गया तो फिर अमोर्टाइजेशन नहीं होगी, ये तो पता है ना सर। प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर में ये वाली बात थी। एक्विजिशन ऑफ एसेट कब समझा जाएगा आपने एसेट एक्वायर किया? जब आपने एसेट खरीदा है, जब आप एसेट के मालिक बने हैं। जब आप उसका पर्सनल एसेट अगर बिजनेस में इस्तेमाल किया तो समझा जाएगा एसेट एक्वायर कर लिया है। ये वाली बात भी आपको पता है कि अगर 5 मिलियन से ज्यादा का एसेट था इमूवेबल या अदर देन इमूवेबल, दूसरा एसेट था कोई 1 मिलियन से ज्यादा का, और अगर आपने उसकी पेमेंट कैश में कर दिया या अदर देन बैंकिंग चैनल कर दिया, तो वो एसेट कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा, उसकी कोई डेप्रिसिएशन भी माइनस नहीं होगी। ये वाली बातें आपके साथ ऑलरेडी हो भी चुकी हैं। वैसे कॉस्ट ऑफ एसेट की बात करने लगा, एसेट की कॉस्ट क्या होगी? सर जी, जितने का एसेट खरीदा और जितने पैसे दिए वो एसेट की कॉस्ट तस्वर की जाएगी। कॉस्ट ऑफ द एसेट, जितने का एसेट दिया। बाज़ औक़ात आप एसेट के बदले एसेट दे रहे होते हैं, तो कॉस्ट क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल, आपने वैगनआर दे दी और सिटी खरीद ली, तो क्या समझा जाएगा? सिटी की वैल्यू क्या होगी? जो वैगनआर दी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी ट्रीटेड द कॉस्ट ऑफ द सिटी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? यहां पर बात यह है कि अगर तो आपने वैगनआर खरीदी 25 लाख रुपए की, तो 25 लाख कॉस्ट है, इसमें क्या मुश्किल है। लेकिन अगर आपने वैगनआर खरीदी उसके बदले में सिटी दे के वैगनआर खरीदी है फॉर एग्जांपल, तो जो गाड़ी दी है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट ऑफ द एसेट। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कराई, इंसिडेंटल चार्जेस है, कॉस्ट में शामिल होगा। गाड़ी को सीधा पदरा कराया, टायर चेंज कराया, सेटलमेंट किया, ये जितना भी खर्चा होगा ये कॉस्ट के अंदर शामिल होगा। सर उसके बाद वो अगली बात करता है कि अगर पर्सनल एसेट बिजनेस में इस्तेमाल किया तो कॉस्ट क्या लेंगे? फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट। अगर आपने एसेट कंस्ट्रक्ट कराया है फॉर एग्जांपल, तो कॉस्ट क्या होगी? कितना पैसा कंस्ट्रक्शन पे लगा है वो कॉस्ट होगी। अच्छा जी, लेट्स हाँ, अगर गाड़ी किस्तों पर ली थी और सारी किस्तें अदा कर दी, तो गाड़ी को रिकॉर्ड किस वैल्यू पर करेंगे? रेजिडुअल वैल्यू पर करेंगे। अगर गाड़ी किस्तों पर ली थी और 5 साल की किस्तें थी, अभी तो सिर्फ 2 साल हुआ है। अगर गाड़ी किस्तों पर ली थी और 5 साल की किस्तें थी, अभी तो 2 साल हुए, और आपने पैसे दे के ले लिया, तो ये क्या है? ये प्री मैच्योर टर्मिनेशन है। इसमें वैल्यू क्या लेंगे? बारगेन परचेज प्राइस वैल्यू लेंगे।
सर cost of depreciable asset acquired by the lessee on maturity or premature termination of finance lease agreement is a residual value or bargain purchase price। ये मैंने बात आपके साथ कर दी है। एक बात है अगली, जरा ध्यान से सुनना। अगर आपने एसेट खरीदा है लोन लेकर और लोन डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी है और फॉरेन करेंसी की वैल्यू तब्दील हो जाती है, जिस वजह से लायबिलिटी की वैल्यू तब्दील हो जाती है, जिस वजह से कॉस्ट या डब्ल्यूटी भी तब्दील हो जाएगी और उसकी वजह से डेप्रिसिएशन तब्दील हो जाएगी। सर समझे? ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको एक मैप में समझा दिया। आपने एसेट खरीदा लोन लेकर, लोन डिनोमिनेटेड इन फॉरेन करेंसी था, फॉरेन करेंसी की वैल्यू में तब्दील होने की वजह से लायबिलिटी तब्दील हो जाएगी, जिस वजह से कॉस्ट या डब्ल्यूटी भी तब्दील हो जाएगी और अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन तब्दील हो जाएगी। सर जी अगर आपने एसेट खरीदा है जोटे की सूरत में, दो एसेट इकट्ठे खरीदे हैं, वॉशिंग मशीन और स्पिनर इकट्ठा खरीदा है फॉर एग्जांपल 2 लाख का, अब आपने वॉशिंग मशीन बेच दी है तो क्या समझा जाएगा? वॉशिंग मशीन कितने का खरीदा था? आपने वॉशिंग मशीन और स्पिनर खरीदा 2 लाख का, तो क्या समझा जाएगा? वॉशिंग मशीन कितने का खरीदा है? सिर्फ वॉशिंग मशीन। हम उसकी फेयर मार्केट वैल्यू देखेंगे। फेयर मार्केट वैल्यू वॉशिंग मशीन की थी 1.5 लाख और स्पिनर की थी 1 लाख, और फेयर मार्केट वैल्यू की बेस पर अपोर्शन करेंगे। और सर समझ गए? सर ये वाली बात है। सर एक एसेट है जिसकी वैल्यू डिराइव होनी है फ्रॉम एन अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स, तो जितना चार्ज होगा टैक्स उतनी इनकम होगी। क्या मतलब? सर जी मैं लैपटॉप रिपेयर करता हूं और आपने मुझे से 10 लैपटॉप ठीक कराया और उसके बदले में मुझे एक लैपटॉप दे दिया, तो सवाल ये इस लैपटॉप की वैल्यू क्या होगी? फेयर मार्केट वैल्यू नहीं होगी। 10 लैपटॉप को रिपेयर करने के चार्जेस के बराबर इस लैपटॉप की वैल्यू होगी। और सर समझ आ रहा है? तो ये बात है। वो कहता है अगर एसेट की वो कहता है लैपटॉप रिपेयर करें तो 10 लैपटॉप रिपेयर करने के बराबर इस लैपटॉप की वैल्यू होगी। अगर आपने गन्ना सप्लाई किया और उसके बदले में लैपटॉप लिया तो उस लैपटॉप की वैल्यू क्या होगी? जितने का गन्ना आपने सप्लाई किया। सर जी आप याद रखिएगा अगर आपने कोई एसेट खरीदा है, the cost of an asset does not include the amount of any grant, subsidy, rebate, commission or any other assistance received or receivable by the person in respect of acquisition of the asset, except to the extent to which the amount is chargeable to tax under this ordinance। सर वो कहता है कॉस्ट के अंदर से आपने क्या कर देना है? ग्रांट, सब्सिडी, रिबेट, कमीशन या और कोई असिस्टेंस है उसको क्या कर देना है? लेस कर देना। कॉस्ट ऑफ द एसेट डज नॉट इंक्लूड द अमाउंट ऑफ ग्रांट, सब्सिडी, रिबेट, कमीशन। आपको अगर हुकूमत की तरफ से कोई ग्रांट या सब्सिडी मिली है तो उसे कॉस्ट में से लेस कर देना है। तो टेक्निकली सबसे पहले ये लेस करते हैं, इनिशियल अलाउंस भी इसके बाद निकालते हैं, डेप्रिसिएशन उसके भी बाद निकालते हैं। सर कंसिडरेशन रिसीव का मतलब होता है क्या समझा जाएगा एसेट कितने का बिका? क्या समझा जाएगा एसेट कितने का बिका? तो कहता है अमाउंट रिसीव बाय द पर्सन फॉर एसेट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। सर जी जितने का बेचा या जो फेयर मार्केट वैल्यू इसमें से जो हायर है वो लेते हैं। फेयर मार्केट वैल्यू अगर इन काइंड था वैगनर दी और सिटी ली, क्या समझा जाएगा? वैगनर कितने की बिकी? जो सिटी की फेयर मार्केट वैल्यू थी। सर अगर एसेट लॉस या डिस्ट्रॉय हो गया है तो जो पैसे आपने वसूल किए हैं, जो कॉम्पनसेशन इंडेमनिटी मिली है, समझा जाएगा उतने का एसेट बिका। सर अगर आपने बिजनेस एसेट को पर्सनल इस्तेमाल कर लिया तो क्या समझा जाएगा? एसेट कितने का बिका? फेयर मार्केट वैल्यू। अगर आपने लीज एसेट था, बैंक से सारी किस्तें अदा करके आपने गाड़ी बैंक से रिलीज करा ली है, तो बैंक की वो गाड़ी कितने की बिकी? रेजिडुअल वैल्यू के बराबर। और यार जिस तरह आपने खरीदी तो रेजिडुअल वैल्यू पे रिकॉर्ड करनी है ना, इस तरह बैंक की वो कितने की बिकी? रेजिडुअल वैल्यू के बराबर बिकी। लेकिन एक शर्त है,
शर्त यह कि रेजिडुअल वैल्यू और लीज रेंटल, वो कहते हैं रेजिडुअल वैल्यू की बिकी अगर रेजिडुअल वैल्यू लीज रेंटल आर नॉट लेस देन ओरिजिनल कॉस्ट। अब जाहिर बात है लीज रेंटल्स और रेजिडुअल वैल्यू को जो मिलाएंगे, रेजिडुअल वैल्यू और लीज रेंटल के प्रिंसिपल पार्ट को जब मिलाएंगे तो ये कॉस्ट से ज्यादा ही होगा। अगर दो एसेट्स इकट्ठे बेचे तो क्या समझा जाएगा, एक एसेट कितने का बिका, फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल की बेस पर अपोर्शन कर लेंगे, जैसा कि वॉशिंग मशीन और स्पिनर की मैंने एग्जांपल दी। वो जब मैंने एग्जांपल दी तब खरीदे थे तो फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ परचेज की बेस पर अपोर्शन की थी। ये जब मैं बात करूं तो ये एसेट बेचा है, यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल की बेस पर अपोर्शन करेंगे। सर जी ये थी सारी बात चैप्टर नंबर 7 और 8 से रिलेटेड। एक बार जल्दी से देख लें चैप्टर 8 में कुछ रह तो नहीं गया, फिर आगे चलता हूं। अच्छा जी, डिजिटल ट्रांजैक्शन में टैक्स की बात आपने कहा। सर जी सादा सिंपल बात यह है, एफबीआर वालों ने, इनका काम ही यह है बैठे बैठे ये सोचना कि कहां से पैसे इकट्ठे किए जाएं, सिंपल। तो इन्होंने गौर किया, कभी देखते हैं सोलर, कभी कुछ, इन्होंने कहा यार ऑनलाइन बड़ी ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रही है, तो इन्होंने कहा जी ऑनलाइन बंदे जो घर बैठ के काम कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, इन पर क्या लगा दें, टैक्स लगा दें। अब वो लगाना कैसे है, ये अगला काम है, वो लागू कैसे करना। उन्होंने कहा भाईजान सिंपल सी बात है, दो तरह से हो रही है या तो कैश ऑन डिलीवरी हो रही है या ई इंटरमीडियरी के जरिए हो रहा है। अगर तो आपने घर से सामान किसी दूसरे के घर भेजा और उससे आपको पैसे आए, तो जो कैश ऑन डिलीवरी वाला इदारा था जिसके जरिए माल जा रहा था उसको क्या करना था, उसको टैक्स काट के देना चाहिए था। अच्छा, अब जिसने माल बेचा है और डिजिटल ट्रांजैक्शन और जिसने ऑनलाइन बेचा है उसको 2% टैक्स काट के मिलेगा कैश ऑन डिलीवरी के केस में, और ये जो 2% कटेगा ये फाइनल होगा। अब फाइनल टैक्स आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि क्या क्या चीजें, और अगर बैंकिंग इंटरमीडियरी के जरिए ट्रांजैक्शन हो रही है तो 1% कटेगा और ये भी फाइनल होगा। तो भैया 3 बातें काम की, एक तो ये फाइनल टैक्स है। डिजिटल का मतलब ये भी है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए बेच रहे हैं, डिजिटल का मतलब ये भी है कि आप यूट्यूब की वीडियोस पे बेच रहे हैं, डिजिटल का मतलब ये भी है कि आप दराज की ऐप से बेच रहे हैं, डिजिटल का मतलब ये भी है कि आपने एक अपनी ऐप बना ली है उससे बेच रहे हैं, डिजिटल का मतलब ये भी है कि आप वेबसाइट के जरिए बेच रहे हैं। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, सारे केसेस में अगर आप बेच रहे हैं तो डिजिटल मींस के जरिए बेच रहे हैं, बैंकिंग चैनल के जरिए पेमेंट हो रही है तो 1% और कैश ऑन डिलीवरी है तो 2%। दिस अप्लाइज टू ट्रांजैक्शन ऑन लोकली ऑपरेटेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मार्केट प्लेस। सर समझ आ गया, इतनी सी ये बात है। अब 2 वीडियोस में आपके साथ शेयर करने लगा। एक वीडियो कौन सी, स्पेकुलेशन, और एक मिनिमम टैक्स रिजीम। इंशाल्लाह ये आज शेयर होगी। मैं ही कहूंगा हाँ जी, वो एक अलहदा एरिया, उसको जाने दें। इस वक्त तो हम खास तौर पे इसकी बात करें, FTR की बात करें। डन सर जी, ले सर आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।